हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के जितने भी एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को डिटेल से देखने वाले हैं। ये वीडियो वन शॉट वीडियो रहने वाला है जिसमें अभी तक आपने कोई भी फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी यूनिट से लेके पूरा जो है फिजिक्स जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उन सभी के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम से पहले अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर ये एक सिंगल वीडियो देख लेते हैं तो आपका फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले वो सारा जो है कवर हो जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले जो है हम लोग इसकी जो है राशियाँ और उनके मात्रक क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये जो है बहुत अच्छा फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं पूरा आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर और इसका सिंबल होता है स्मॉल एम, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है जिसको हम लोग मास कहते हैं, इसका यूनिट होता है किलोग्राम और इसे हम लोग जो है केजी में डिनोट करते हैं, ठीक है। केजी इसका सिंबल होता है। मीटर को एम से दिखाते हैं। अगर आपको वो भी पता होगा कि आप लोगों को डायमेंशन भी पूछा जाता है, बीमा कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो भी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। समय, समय का यूनिट होता है सेकंड और इसका सिंबल होता है एस से डिनोट करते हैं। धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। करंट का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है और इसे ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर यानी ताप, ताप का यूनिट होता है केल्विन और इसे के से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, ठीक है, इसको जो है हम लोग मोल, इसका मात्रक होता है मोल और इसका प्रतीक भी होता है मोल। ज्योति तीव्रता बहुत बार पूछा जाता है, स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। इसकी यूनिट होती है कैंडेला और इसका प्रतीक चिन्ह होता है सी डी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अन्य राशियां एवं मात्रक, अब इन्हीं सातों से मिलकर जो है बहुत सारे राशियों का निर्माण होता है। जैसे क्षेत्रफल, अगर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उन दोनों का मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आयतन की बात करें, जैसे एरिया मैंने आपको बताया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ अगर करते हो तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रीथ की भी यूनिट मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। आयतन की वजह से क्या हो जाती है, वॉल्यूम बराबर एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है, तो मीटर 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 क्यूब हो जाएगा, ठीक है गाइस। मैं आपको सिर्फ इसमें बताऊंगा, आप लोग समझिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। वेग, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, स्पीड अपन डिस्टेंस अपन टाइम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का यहाँ से निकाल सकते हो, क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, तो ये मीटर पर सेकंड। त्वरण का आप लोग पता है कि त्वरण का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एज इक्वल टू वी बाई टी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, तो सेकंड मैं नीचे रखूंगा और एक और सेकंड तो सेकंड स्क्वायर, तो इसका देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का मात्रक आप सभी को पता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है या फिर कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ऊर्जा का भी मात्रक सेम होता है, जूल या न्यूटन मीटर होता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। न्यूटन मीटर मैं आपको बता देता हूँ, आपने वर्क डन पढ़ा होगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, क्या होता है, एफ इंटू एस। बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो ये देखिए न्यूटन मीटर यहाँ से आ जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं शक्ति। शक्ति का मात्रक वॉट और जूल प्रति सेकंड हो, पी बराबर डब्ल्यू अपन टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से पी बराबर डब्ल्यू अपन टी पढ़ा होगा। तो यहाँ कार्य का मात्रक होता है जूल पर सेकंड, को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, ये याद रखिएगा, आप लोगों के लिए यूनिक हो सकता है। फिर घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, क्या होता है, स्टेरेडियन। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड, क्या होता है, न्यूटन सेकंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्स होता है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी आप लोग कहते हैं उसकी यूनिट हर्ट्स होती है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है गाइस, ओम मीटर, ये आपको याद रखना है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी इक्वल टू एफ बाई ए जब करोगे तो एफ की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो न्यूटन, ये इसमें अपाउंड में दिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऊष्मा, हीट की यूनिट होती है कैलोरी, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉन्ग। ध्वनि की प्रबलता बहुत पूछा जाता है, किस में मापा जाता है, डेसिबल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल होते हैं। जल प्रवाह की दर हम लोग किस में नापते हैं, क्यूसेक में, याद रखिए क्यूसेक में। डायरेक्ट जो है मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाता है, जल प्रवाह की दर को जो है हम लोग किससे मापते हैं, क्यूसेक से। ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉप्शन हो गया। फिर ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए प्रकाश वर्ष के बारे में देखिए। प्रकाश वर्ष क्या होता है, यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्यात में तय की गई दूरी होती है, ठीक है, निर्वात में। तो ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो ये प्रकाश वर्ष द्वारा
एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये जनरली किसी को याद नहीं होता, आप लोग इसको जरूर याद रखिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 पारसेक बराबर क्या होता है? 3 इंटू 10⁻16 मीटर। और 1 पारसेक इजकल टू प्रकाश वर्ष में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.262। अब ये देखिए, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ये एक ही जगह आपको सब मैंने दे दिया। यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर किसे कहेंगे? यानी अदिश राशियाँ, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो, दूरी हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व, कार्य, ऊर्जा और समय, ताप, शक्ति, आवेश, चाल, विभव, ये सारे क्या हैं? अदिश राशियाँ। अब आप लोगों को समझ में नहीं आई ये परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, वो सदिश राशियाँ होती है। जैसे विस्थापन हो गया, तो विस्थापन आप कहोगे कि जैसे 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो ये देखो इसमें डायरेक्शन भी बता रहे हो और परिणाम जो है परिमाण भी बता रहे हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आप ये नहीं बताते हो। ठीक है, तो इस वजह से सदिश राशियाँ कौन सी हैं? विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे क्या हैं? सदिश राशियाँ। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं और अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे जितने भी पॉइंट्स मैं क्लियर करा रहा हूँ। और ये वन शॉट वीडियो हो तो इसमें थोड़ी सी वीडियो तेज रहेगी, ताकि आप लोग सारे चीज़ जो है कवर कर पाओ एक ही वीडियो में। तो याद रहेगा, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? याद कर लो ना, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, चाल, विभव आदि। और बाकी सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वेग होती हैं। देखो, चाल और वेग यहाँ पे तुम लोग अंतर थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, चाल जो होती है वो क्या होती है? अदिश राशियाँ होती हैं। क्या होती है? अदिश राशियाँ। लेकिन वेग जो होती हैं क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अंतर डिफरेंस जो है याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे बात करें एनीमोमीटर का यूज क्या होता है, तो वायु का वेग मापने के लिए यूज किया जाता है। किसका? वायु का वेग मापने के लिए। अमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए। किसके लिए? विद्युत धारा। अल्टीमीटर किसके लिए? ऊंचाई के लिए होती है। ऑडियोमीटर किसकी होती है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। किसकी? ध्वनि की तीव्रता के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। बैरोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के लिए। जैसे कैलोरीमीटर की बात करें तो किसके लिए होता है? ऊष्मा के लिए। सोनार इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। सोनार का जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए जो है हम लोग सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं पायरोमीटर का, तो ये उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर को जो है पायरोमीटर से हम लोग माप सकते हैं। लो टेम्परेचर नहीं, उच्च ताप को, जैसे मान लो 3800 हो, 4000 जो है टेम्परेचर जो रहेगा उसको तुम माप सकते हो। मैनोमीटर का यूज जो है गैसों का दाब के लिए। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता के लिए होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। ओडोमीटर किसकी होती है? वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को जो है ओडोमीटर के द्वारा जो है हम लोग मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। ब्यूटीरोमीटर किसका? दुग्ध उत्पादनों में वसा की मात्रा के लिए। हाइड्रोमीटर का यूज जो है किसके लिए कहते हैं? तो जल और द्रव का घनत्व पता करने के लिए। पोटेंशियोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? विभवांतर के लिए। स्टेथोस्कोप आपको पता होगा कि हृदय की ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। स्फैग्नोमैनोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? रक्तचाप के लिए। ठीक है, कार्डियोग्राफ हृदय की गति के लिए। लक्स मीटर की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता के लिए। सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंपी तरंग जो होते हैं, भूकंप के जो वेव होते हैं उसको मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो है फैदोमीटर। और पॉलीग्राफ किसके? झूठ का पता लगाने के लिए मशीन होती है। इसमें अगर झूठ बोलोगे तो रेड लाइट और वैसे ग्रीन लाइट जलती है। ठीक है, अगर सही बोल रहे हो तो। अब यहाँ देखिए, जो है सोनार का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और इसमें कौन सी जो है तरंगे उठती हैं जिससे पता लगाया जाता है समुद्र में डूबी हुई वस्तु, उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है। और इसमें कौन से वेव जो है यूज की जाती है? तो पराश्रव्य तरंगे। कौन से गाइस? पराश्रव्य तरंगों का जो है यूज किया जाता है सोनार में। और इस प्रयोगकर्ता कौन करते हैं? नौ संचालक जो होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। और सोनार का यूज क्या है, उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का जानने के लिए। ठीक है, कि कोई चीज़ जो है डूब गई है तो उसको हम लोग सोनार के जरिए जो है पता कर सकते हैं। अब दूसरा जो है रडार, इसके बारे में जान लीजिए।
रडार का जो है पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसमें रेडियो तरंग का यूज किया जाता है। रडार में रेडियो तरंगों का, सोनार में पराश्रव्य तरंगों का, ये याद रखना, ठीक है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा एवं गति ज्ञान करने के लिए। किसके लिए, दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा एवं गति ज्ञात करने के लिए जो है रडार का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भार एवं द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भार क्या होता है और द्रव्यमान, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, ठीक है, ये भार कहलाता है। और किसी वस्तु या पदार्थ का परिणाम ही द्रव्यमान होता है, ये आप सभी को पता है, द्रव्यमान, ठीक है। अब भार क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। द्रव्यमान क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन सदैव समान क्या रहेगा, द्रव्यमान। जैसे बात किया जाए चंद्रमा पे, अगर चंद्रमा पे भी कोई वस्तु जितनी रहेगी और पृथ्वी पे भी, तो भार तो लगभग यहाँ पे देखो सदैव समान रहता है। भार सॉरी, द्रव्यमान तो सदैव समान रहेगा, लेकिन भार जो है अलग अलग। अगर पृथ्वी पे रहोगे तो गुरुत्वाकर्षण उस पर काम करेगा, तो उसका भार कुछ अलग हो सकता है। लेकिन चंद्रमा पे जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो वो उसका भार जो है वहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोग जो है, अगर मतलब जिनको नहीं पता है, वो कहते हैं दोनों एक ही है, ठीक है। आपको पता नहीं है तो आप लोग को जो है ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बस कह देना हाँ ठीक है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हम ही को नहीं पता है। अब दूरी एवं विस्थापन में क्या अंतर होता है, देखिए दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये आपको याद रखना है। विस्थापन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए विस्थापन जो होता है, मान लीजिए ए पॉइंट से चल रहे हो और फिर ए ही पॉइंट पे आ गए, या इसके जो है फर्स्ट और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो है हम लोग विस्थापन करते हैं, ठीक है। लेकिन दूरी जहाँ जहाँ आप जाओगे उन सबको जो है जोड़ के बताया जाता है। अब चलिए हम लोग इसमें जो डिफरेंस दिया उसके माध्यम से समझते हैं। यह दो बिंदुओं के बीच के पथ की पूरी लंबाई होती है, क्या, जो दूरी होती है यह दो बिंदुओं के बीच के पथ की लंबाई होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक गए ना, तो ये इसके बीच की, यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई होती है। क्या होती है, न्यूनतम। विस्थापन क्या होती है, न्यूनतम लंबाई होती है। सिर्फ इसमें इनिशियल और फाइनल, मान लो मैं यहाँ गया और यहाँ आ गया, तो इन दोनों की बस बीच की जो है दूरी देखी जाती है, किसमें, विस्थापन में। और लंबाई, अगर दूरी की बात करोगे तो ये पूरा पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इन सबको जो है काउंट किया जाता है दूरी में, ठीक है। तो याद रखना, दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूरी इसका मान शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, जहाँ से चले वहीं आगे खड़े हो गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो सकता है। अब देखो यहाँ पे चाल के बारे में बता रहे हैं, वस्तु द्वारा इकाई में, क्योंकि इकाई में समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। आपको पता है ना चाल क्या होता है। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई का मतलब 1/t जो होता है, यूनिट है, दर सेकंड में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल करते हैं। चाल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। ये कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। अब वेग देखो, दोनों में बहुत लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम है, थोड़ा सा इसमें देखो। वेग में क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन पहले ही मैंने बता दिया कि विस्थापन क्या होता है, सदिश राशियाँ, तो इस वजह से वेग भी क्या हो गई, सदिश राशियाँ। वस्तु में इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन है, क्या है, वस्तु में इकाई समय में, यानी टी 1/t टाइम में जो है वस्तु की दर में जो भी उत्पन्न विस्थापन है उसी को हम लोग वेग कहते हैं। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। विस्थापन की भी यूनिट मीटर होती है और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे त्वरण की बात करते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम लोग त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये देखिए v2 माइनस v1/t अगर करते हो तो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, v2 से v1 कर रहे हो इसको, तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण वाला वेग परिवर्तन ये भी एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ न्यूटन का जो है गति का नियम, इसको किस किस नामों से पहले जाना जाता है, ये देखो। बहुत लोग आपको इसमें परेशान करते हैं कि न्यूटन का गति का नियम कौन है, जड़त्व का नियम कौन है, गैलीलियो का नियम क्या है। तो देखो न्यूटन के जो गति का नियम है उसी का अन्य नाम क्या है, जड़त्व का भी नियम होता है, गैलीलियो का भी नियम इसे कहा जाता है, ठीक है। अब न्यूटन भाई साहब ने 3 नियम दिए थे, उसमें से पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था है अथवा एक समान गति में सीधी रेखा में गतिमान है तो अपनी अवस्था में नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, जब कोई वस्तु चल रही है तो चलते रहना चाहती है, ठीक है। तो ये न्यूटन ने बताया था कि जो है कैसे ये गति का प्रथम नियम है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, तो इसको याद रखना है कि गति का प्रथम नियम क्या होता है और इसका अन्य नाम क्या होता है, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन का गति नियम।
द्वितीय नियम की बात करें, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखो F बराबर m इंटू ए होता है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के देखो ये क्या होता है, बराबर होता है ना बल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। न्यूटन का गति का तीसरा थर्ड लॉ क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है ना, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु की विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो पहला नियम, अच्छा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पहला नियम का। जैसे मान लो आप फैन चलाते हो, ठीक है, फैन चालू करते हो, तो इसमें जो है फैन ये जो है, मान लो इसमें तीन ये हैं, अब ये जो फैन चल रहा है तो इसमें एक ही बार क्यों नहीं ये तेज फैन चलने लगता है। इसमें लगातार आप जो है करंट तो उतना ही दे रहे हो कि अचानक से एक बार जो है धीरे देते हो तेज देते हो, क्योंकि ये वस्तु रुकी हुई थी तो इसका विरोध हो रहा था। लेकिन करंट तो लगातार एक ही फ्लो में आप दे रहे हो ना, तो ये देखो रुकी हुई थी तो वस्तु जो है चल नहीं रही है। लेकिन जब धीरे धीरे चलना लगती है तो उसके बाद लाइट जाती है तो क्या फैन तुरंत रुक जाता है? नहीं, ये उसका विरोध करती है, रुकने का, धीरे धीरे रुकती है, ठीक है। तो ये आपको इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब तीसरा ला आपको पता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या होता है, जब किसी वस्तु पर, जैसे बंदूक वाला आप लोग देखते हो, जितनी वेगी से गोली जो है आगे जाएगी उतनी पीछे से बंदूक पीछे आती है। इसी को और नाम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे ही कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए गति का जो ये तीन नियम थे मैंने आपको बता दिए। अब संवेग की बात करते हैं, ठीक है। तो P बराबर एम बी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, P बराबर एम बी। तो इससे एक और आप फॉर्मूला में बना रहे, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा K बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें रिलेशन होता है तो K बराबर क्या हो जाता है, P स्क्वायर अपन 2m। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ऊपर नीचे क्या कर दो, इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो। तो ये देखो एम वी का तो स्क्वायर है, m का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी एम बी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे 2m हो जाएगा। तो m डबल इसको लिख सकते हो ना, एम बी की पावर होल, और एम बी की वैल्यू p। तो ये देखो मैंने p स्क्वायर अपन 2m में जो है इसको लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी और इसमें जो है रिलेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब संवेग क्या होता है, संवेग देखो तो P बराबर एम बी होता है, ठीक है। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। और मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एक भी अगर इसमें देखो वेग क्या होता है, वेग मैंने आपको बताया था, चाल और वेग में कौन सदिश राशियां होती हैं, तो वेग सदिश राशि है। सदिश राशि से जब भी किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो वो सदिश ही मिलती है, ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। इस वजह से संवेग भी क्या है, सदिश राशि है। कार्य W बराबर एफ इंटू एस होता है, ये भी देखो एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखो शक्ति की बात करें, शक्ति क्या होता है, यह किसी मशीन अथवा कर्ता के कार्य की दर है। जैसे P बराबर डब्ल्यू अपन टी होता है, ठीक है, डब्ल्यू अपन टी होता है। इसकी यूनिट मैंने बता दिया, जूल पर सेकेंड या वॉट होता है। एक अश्व शक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 1 HP इक्वल टू 746 वॉट होता है। क्या होता है, 746 वाट। क्लास 10 से ही आपको पढ़ाया जाता होगा, अगर जिन्होंने एक भी बार फिजिक्स पढ़ी होगी उनको याद होगा। अब देखिए ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा में, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइए, आपके घरों में जो बिजली चलती है वो कौन से क्रम में होती है, यानी समांतर क्रम में होती है कि श्रेणी क्रम में, या पैरेलल में होती है कि सीरीज में होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर जिनको भी पता है, ठीक है, कि आपके घरों की बिजली जो है किस में होती है। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा ये क्या है कि यह किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होती है, किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब प्रकार देखो, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि। अब यांत्रिक जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किनसे मिलकर बनती है, तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलकर जो है यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी जो है मिल बनती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, फॉर्मूला K बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है गाइस, ये रियल फॉर्मूला। जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो मास पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी जो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम के स्क्वायर पे। अगर मास जो है आप 2 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी, अगर मास को तुमने 2 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब आप क्या करते हो, अगर मान लो जो है आप वॉल्यूम को जो है, वेलोसिटी को, ठीक है गाइस, 1 मिनट। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें वेलोसिटी को जो है आप 2 टाइम्स करोगे, काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के। अगर इसको मान लो वेलोसिटी को 2v करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4v स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसके 4 टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
स्थितिज ऊर्जा की बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, यह किसी वस्तु में उसकी स्थिति एवं आकृति परिवर्तन के कारण ऊर्जा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यह किसी वस्तु में उसकी स्थिति एवं आकृति परिवर्तन के कारण ऊर्जा है। पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जहाँ पे m क्या होता है? द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, h होता है ऊंचाई। उदाहरण में जैसे तनी हुई कमान एवं तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, ये क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको आपको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा कहाँ होती है, ठीक है। अगर बात करें नदियों का बहता पानी में कौन सा वेग होगा, तो ये आपको बताना है कौन सा वेग होगा नदियों के बहते हुए पानी में। जो भी चीज़ मतलब मोशन में होगी उसमें क्या होती है? लगभग ज़्यादातर जो है गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गति के कारण। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे देखिए क्या होता है, इससे कौन ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? बस ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रूपांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। रूपांतरण से पहले या तो रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण है, इसको पढ़ लीजिए, बहुत पूछा जाता है। जैसे डायनोमो आप लोगों ने देखा होगा, डायनोमो क्या करती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। जैसे डायनो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा, जनरेटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। उसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, यांत्रिक ऊर्जा उसमें डायनोमो लगा रहता है, वो क्या करता है? उसको करंट प्रोवाइड करता है। तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत, विद्युत जनित, ये देखो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये भी करता है। विद्युत मोटर की बात करें, किससे? मोटर की, तो ये देखो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में काम करता है, ठीक है। मोटर को आप लोग देखिए क्या करते हैं, जब ये इसको यांत्रिक विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ये यांत्रिक ऊर्जा पानी उनी ऊपर चढ़ा देता है या कुछ और काम करता है। टरबाइन की बात करें तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, किस में करता है? यांत्रिक ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में इसको करता है। टरबाइन से देखो बहुत बहुत बड़े बड़े जो है टरबाइन जब घूमते हैं तो बिजली अपने आप उत्पन्न होने लगती है। लाउड स्पीकर ये क्या करता है? तो ये देखो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, किधर जाता है? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अब बात करते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दो पिंडों के मध्य, ये देखो दो पिंड है m1 और m2, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल दोनों क्या होते हैं? परिणामों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये देखो जो दोनों पिंड है इनके बीच के दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हो गया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एफ बराबर कांस्टेंट लग जाता है जी। तो यहाँ देखो एफ बराबर जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर होता है। अगर इसका मात्रक बात करेंगे तो जी बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल जी बराबर एफ आर स्क्वायर, ठीक है, अपन m1 और m2 हो जाएगा। तो बात करें एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, अपान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूनिट आपको दिया होगा कहीं पे, अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको याद रख लीजिए जो मैंने बताया, ठीक है। कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया। कैपिटल जी बराबर अगर आप निकालोगे तो एफ और आर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, और नीचे जो है दोनों द्रव्यमानों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर और इसका स्क्वायर कर दो, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो क्या हो जाए? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो m1 क्या होता है? पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या होता है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान। आर दोनों पिंडों के बीच की ये दो दूरी होती है, और जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका भी मान पूछा जाता है, याद रखो। कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, याद रखना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। ये देखो यहाँ से निकल तो गया है कैपिटल जी का मान, ठीक है। इसी का तो हम लोग मान निकाले हैं कैपिटल जी का। यहाँ यूनिट दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का प्लायन वेग, ये इंपॉर्टेंट है इसके वेलोसिटी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस वेलोसिटी से आपको ऊपर फेंक दिया जाएगा जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, उसके बाद आप उसी के ऊपर तैरते रहोगे, नीचे नहीं आ सकते हो। तो याद रखना कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर आपको ऊपर फेंक दिया जाए, तो जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है वहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आप ऊपर चले जाते हो तो फिर वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पृथ्वी का पलायन वेग याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। सरल लोलक आवर्तन, इसमें याद रखिए, देखिए फॉर्मूला बनता है टी बराबर 2π√L/g होता है। तो इसमें देखो ये किसके जो है अनुक्रमानुपाती है? लंबाई के और गुरुत्वीय त्वरण के, ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल, ये टी बराबर होता है, फॉर्मूला याद करिए, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो एल जो है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई और जी गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखो दे रहा है अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 84.6 मिनट। कितना होता है 84.6 मिनट। 2 सेकंड के आवर्तकाल का लोलक का क्या होता है सेकंड लोलक होता है। प्रत्यास्थता क्या होती है देखिए प्रत्यास्थता मैं बताता हूँ। प्रत्यास्थता वह वस्तु होती है, वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु पर लगा बाह्य बल हटाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग प्रत्यास्थता करते हैं। अब इसमें देखो कुछ वस्तुएं अप्रत्यास्थ होती हैं और कुछ वस्तुएं प्रत्यास्थ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रत्यास्थ कौन सी होती है मैं जैसे आपको बताऊं, रबड़ है। रबड़ आप लोगों ने देखा होगा, अरे वो जो आप लोग गिट्टिस बोलते हैं या जो भी रबड़ बोलते हो जो बालों में लगाते हैं या किसी मिठाई के डब्बे में पैक करते हो, तो उसमें क्या होता है जब आप उसको रबड़ को खींचते हो, ठीक है, तब तक तो वो तनी रहती है, जैसे आप छोड़ते हो तो वो पुनः अपने अवस्था में आने का प्रयास करती है कि नहीं। तो ये वस्तुएं क्या होती है प्रत्यास्थ होती हैं। अगर और एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूँ, स्पंज होते हैं जैसे जैसे साइकिल के सीट की गद्दी देख लो या किसी का भी, जब उसको दबाते हो और फिर छोड़ते हो तो वापस वो अपने शेप में आ जाता है कि नहीं। तो जो वस्तुएं पुनः अपनी वापस में आ जाती हैं उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ किसे कहते हैं, जैसे मान लो ग्लास है ठीक है, ग्लास स्टील का गिलास है, उसको दबा दो क्या वो वापस आ पाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे अप्रत्यास्थ वस्तुएं हो जाएंगी क्योंकि वो अपने पूर्ण जो है आ नहीं पा रही है पुरानी अवस्था में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं उदाहरण में क्वार्ट्स क्या होता है, क्वार्ट्स इसको याद रखना है। बाह्य बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती है। तो याद रखनी है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी है क्वार्ट्स है। इसमें अगर बाह्य बल हटा ले रहे हो तो ये पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस जो है प्राप्त कर लेती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं जैसे उदाहरण की बात करें तो मोम है, क्या है मोम, बाह्य बल हटाने पर जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है, तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं हो जाएंगे। अब सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं, इसका ये यूनिट क्या होता है बहुत पूछा जाता है। सरफेस टेंशन जो है पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो देखो द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, जैसे उदाहरण हो गया वर्षा की बूंद का गोल होना, ठीक है। तो देखो कोई भी जो है जितना मतलब सरफेस उसका कम रहेगा, ये पढ़े हो गए, तो वही बता रहा है, ठीक है, कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव का वह गुण है जिसके कारण पृष्ठ जो है न्यूनतम क्षेत्रफल यानी न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की जो है प्रवृत्ति रखते हैं, वही होता है। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन को टी इक्वल टू एफ अपान एल होता है, इससे यूनिट निकालोगे न्यूटन मीटर आ जाए। ससंजक बल क्या होते हैं, असंजक बल क्या होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की बात कर रहा है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है ससंजक बल होता है। क्या होता है एक ही पदार्थ के, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है ससंजक बल, और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच का आकर्षण बल क्या होता है आसंजक बल होता है, ठीक है। अब केशिकात्व की बात करें तो आप लोग देखे होंगे कि जो लालटेन जो होती है उसमें केशिकात्व के कारण जो है वो लालटेन जलती है कि उसमें कैसे जो है तेल ऊपर आते हैं। तो देखिए यहाँ से केश नली में किसी भी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना केशिकात्व कहलाती है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया कि देखिए क्या होता है केश नली में किसी भी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना क्या कहलाती है केशिकात्व कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में जैसे पौधों में जल का चढ़ना, ठीक है ना, पौधे में आप पानी जड़ के तने पर डालते हैं लेकिन देखिए पूरे जो है सबको मिलता है कि नहीं। फाउंटेन पेन में स्याही का चढ़ाना, देखिए फाउंटेन पेन में भी, लालटेन में तेल का चढ़ना आदि केशिकात्व का कारण जो है पृष्ठ तनाव है, ये देख लीजिए। अब श्यानता विस्कोसिटी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, जैसे शहद और वाटर से आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। जैसे शहद है, शहद को अगर आप जो है फ्लोर पे अगर गिराते हो तो क्या ये जल्दी से जो है फैल जाता है, नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप वाटर गिराते हो तो देखते हो वाटर 2 मिनट भी नहीं लगता है पूरे फर्श पे जो है फैल जाता है। तो ये होती है विस्कोसिटी। यहाँ पे देखो द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसे यहाँ पे देखो गाढ़े द्रव जैसे शहद हो गया, ग्लिसरीन हो गया आदि में सायंता अधिक होती है। जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा उसमें सायंता क्या होगी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ताप बढ़ने पर गैसों की सायंता बढ़ती है, याद रखना ताप बढ़ाने पर क्या होती है गैसों की सायंता बढ़ती है तथा द्रव की सायंता घटती है। ठोसों में सायंता नहीं होती, याद रखना ठोसों में क्या होती है सायंता नहीं होती है, याद रखना है आपको।
अब दाब क्या होते हैं, मैंने फॉर्मूला बनाया P=F/A, ठीक है। तो दाब का अब इसका होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एकांक क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल क्या होता है, दबाव। एकांक क्षेत्रफल, ये देखो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसी से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। आप लोग को रटते हो ना, तो इसी से बनाया करो कि एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, लगने वाले बल को जो है लंबवत, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दाब। और दाब का बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं उत्प्लावन बल क्या होता है। वस्तु को द्रव में डुबाने पर भार में कमी का आभास होना। आप लोगों ने कभी डुबा के देखिएगा, बोतल जो होता है पानी भरा हुआ है या खाली बोतल को आप डुबाओगे तो पता चलेगा। उत्प्लावन, द्रव में वस्तु के भार आभासी कमी के कारण द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल जो है कहलाता है, ठीक है। अब आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबो जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। जैसे आप देखना, आधा बोतल पानी में डाल के कभी बाल्टी में लबलबा पानी भरा, उसमें आधे से मतलब इतना मत भर देना कि बोतल ही डूब जाए, थोड़ा सा मतलब कम रखना। आधे बोतल डाल के देखो, वो देखो तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल उस पे जो है आभासी रूप से डूबी हुई होगी, ठीक है। उसके भार में कमी भी महसूस होगी। भार में यह आभासी कमी द्वारा वस्तु हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ताप की। ताप देखो क्या होता है, यह किसी वस्तु के उष्णता अथवा शीतलता का आपेक्षिक माप होता है। मापन, इसको ताप को हम लोग किससे मापते हैं, तापमापी द्वारा। और इसके पैमाने क्या होते हैं, जैसे सेल्सियस पैमाना होता है, केल्विन पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। तो ये याद रखना, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C/5=32/9 होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मूला होता है। C/5 होता है कि C/9 होता है, C/5 ही होता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, C/5 ही होता है। ये देखो यहाँ पे दिया तो है C/5 F-32/9। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के रिलेशन क्या होते हैं। और केल्विन को हमेशा 273 जोड़ के बनाए। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग प्लस 273 जो है ऐड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ताप, तो मैंने आपको बता ही दिया। केल्विन और सेल्सियस पैमाने में भी संबंध, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने में भी संबंध मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब ऊष्मा क्या होता है, देखो ये अभी एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा का रूप है। इसका स्थानांतरण क्या होता है, ताप में अंतर के कारण होता है। ऊष्मा का क्या, कैसे स्थानांतरण होता है, तो ताप में अंतर के कारण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई वस्तु जो है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो या पदार्थ ले रहे हो, जो ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ है कपूर। देखो, कपूर को आप डायरेक्ट जलाओगे तो ये क्या हो जाता है, या कपूर अगर आप रख देते हो तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया है आपको कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी सब्लिमेशन क्या होता है। डायरेक्ट मैंने बताया कि जो वस्तुएं या पदार्थ हैं वो क्या ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल के लिए याद रख लो, आयोडीन है, कपूर है, सूक्ष्म हिम है और ठोस CO2 होता है। ये डायरेक्ट जो है, देखो यहाँ लिखा है, यह किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन बिना द्रव अवस्था से गुजरे, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखो यहाँ दैत्य प्राकृतिक तरंग एवं करण के बारे में, प्रकाश की चाल याद करना कितना होता है, यानी प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको याद रखना है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कोई अगर आपसे कहे कि नहीं ये लंबवत वैसे चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जिगजैग शेप में, तो नहीं, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अब देखो प्रकाश क्या होता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। जैसे प्रकाश कहीं भी पड़ती है तो वस्तु आपको दिखने लगती है। अदीप्त वस्तुएं और दीप्त वस्तुएं आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा सा। जिनके पास खुद की लाइट होती है वो दीप्त वस्तु है, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है अदीप्त वस्तुएं होती है, ठीक है। जैसे प्रकाश, अदीप्त वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ अंधेरे में है तो हम लोग लाइट जलाते हैं, या सूर्य की प्रकाश जब आती है तो हमें दिखती है ना। तो इस तरीके से आपको ऊर्जा का प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। और ये दैत्य प्राकृतिक तरंग एवं कण होते हैं, और ये विकिरण ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है, विकिरण ऊर्जा भी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो U=C/μ होता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे निकाला जाता है, U क्या होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। और C निर्वात में प्रकाश की चाल, U क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको जो है समझाने के लिए मुझे ऊपर ही चलना पड़ेगा। यहाँ देखिए परावर्तन के नियम, ये जो है ऐसे बनते हैं, ठीक है। और ये देखो ये इस पे, तो ये जो होती है आपतित, ठीक है,
इसको इंफ्रा, अगर बात करते सॉरी, ये आपतित किरण, ठीक है। और ये होती है परावर्तित किरण, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये देखिए इधर से आई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई, जिस माध्यम, इस माध्यम से आई और इस माध्यम से वापस चली गई। तो ठीक है, इसको आई से दिखाते हैं और इसको आर से दिखाते हैं, ठीक है। आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण जो है, और इसको अविलंब बोलते हैं, ठीक है। यही परावर्तन करें कि तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, ये जैसे आपतन कोण सदैव जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा, आपतित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पे होते हैं ये दूसरा नियम, ठीक है। यही परावर्तन का नियम है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, यही परावर्तन का नियम है। अब क्रांतिक क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये याद करो। ये सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखो इधर से ऐसे बढ़ा रहे हो और ये जो है ऐसे निकल रही है, फिर इसको आपने बढ़ाना स्टार्ट किया, ये ऐसे निकल रही है, कुछ समय ऐसा बताया कि ये सीधी निकलने लगी, ठीक है तो यहाँ पे देखो क्रांतिक कोण का मान जो है 90 डिग्री हो गई कि नहीं। तो वही बताइए, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है। अब ये देखो TIR, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो देखो क्या होता है पूर्ण आंतरिक, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर क्या होती है, अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर क्या होता है, अपवर्तित किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, अगर नहीं याद कर पाते हो तो कहाँ कहाँ TIR लगता है। जैसे कि बात करो मृग तृष्णा या मृग मरीचिका की घटना, आप लोग देखते होंगे, कटे हुए हीरो का जगमगाना, ऑप्टिकल फाइबर में संचरण होता है, एंडोस्कोप का कार्य जो होता है किसके लिए होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो ना राजस्थान में कई जगह पे ऐसे आपको लगेगा कि वहाँ पे पानी है, ठीक है, चमक रहा है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। तो इस तरीके का। अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर अपने पथ से विचलित होने की घटना, ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखो जैसे यहाँ की आपतित किरण है और जब ये आ रही है तो देखो अपने इसका माध्यम तो ये होना चाहिए ना, लेकिन ये अपवर्तित किरण यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो याद रखना ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम, रेयर डेंसर आप लोग पढ़े होंगे, इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है ये देखो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक गई है, ये अभिलंब है ना, देखो इसकी ओर झुक गई है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, तो ये अभिलंब से क्या होती है, झुक जाती है। अब देखो यहाँ पे, अब ऊपर विरल लिया नीचे सघन लिया, तो जब विरल माध्यम से जाती है ना तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यही लिखा है। जब प्रकाश की किरण देखो लिखा है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, देखो यहाँ से दूर हट गई है। अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे कि बात करें जल में डूबी छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये अपवर्तन का है। और तारों का टिमटिमाना, जल में बड़े पड़े सिक्के का अपने वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देना, जिनको नहीं पता है एक बार डाल के देख सकते हैं, अपवर्तन के एग्जाम्पल के आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर क्या होता है, ये देखो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाते हैं, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो याद रखना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य तथा वेग तो बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। अब ये देखो प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा जो है आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, क्या होता है, छोटी तरंगदैर्घ्य जिसकी वेवलेंथ होती है उसके प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। अब यहाँ देखो प्रकीर्णन, जैसे बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक एवं लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में कणों द्वारा प्रकाश किरणों का बिखराव ही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। उदाहरण जैसे देखो यहाँ पे दिया है वातावरण में प्रकाश का बिखराव, क्या है, वातावरण में प्रकाश का बिखराव, आकाश का नीला दिखाई देना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रकाश के प्रकीर्णन का जो है एग्जाम्पल है। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसके बारे में जान लो, ये भी पूछा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो श्वेत प्रकाश डालो और ये जो है प्रिज्म से गुजर रही, तो देखो ये सेम, अरे सिंघाड़े से चाचा, इसमें देखो वर्ण विक्षेपण, जैसे श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया, जैसे ये देखो विग्योर हो गया ना, VIBGYOR, ऊपर देखो रेड है, फिर ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो और वायलेट। तो ये प्रिज्म से जब गुजरती है ना तो यहाँ पे देखो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। यहाँ पे लिखा है प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण द्वारा प्राप्त रंगीले प्रकाश किरणों का क्रम जो है आधार से ऊपर की ओर अगर बात करें तो विग्योर होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, किसकी, लाल रंग की, ऊपर देखो रेड है ना तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है, इसमें लिखा है। बैगनी रंग की प्रकाश सबसे नीचे है तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो आगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? डायरेक्ट आपसे दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले का निरीक्षण करने के लिए किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टार्च एवं वाहनों के हेडलाइट में भी किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की बात करें जो है, उत्तल दर्पण की अगर बात करें, इसका उपयोग जो है वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर, आप लोग देखते हो ना गाड़ी चलाते हो तो पीछे का व्यू देखने के लिए जो है आप लोग किसका यूज करते हो? उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किसके लिए क्या। अब लेंस के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं? लेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब लेंस की शक्ति क्या होती है? इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस की शक्ति का, जिसे हम लोग डायमीटर में, डायोप्टर में मापते हैं, डायमीटर नहीं डायोप्टर में। ठीक है, लेंस की जो पावर ऑफ लेंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। फॉर्मूला तो P=1/f होता है। ठीक है, जहाँ एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए, आपसे ऑप्शन देगा सेंटीमीटर में लेकिन एफ मीटर में। पी जो होता है लेंस की शक्ति, एफ होता है लेंस की फोकस दूरी होता है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यूनिट मैंने बता दिया क्या होती है? डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का मापक डायोप्टर में। धूप में चश्मे की शक्ति कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी देखनी है कि तो उसकी होती है 25 सेंटीमीटर। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना में। कहाँ पे बनता है? रेटिना में। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है और ये क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जरा दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग। निवारण क्या है? उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इससे कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में क्या होती है? सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो इसके लिए क्या आपको उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो आपको जो है दोनों वस्तुएं दिखाई देंगी। अब निकट दृष्टि दोष क्या होती है? इसके मायोपिया कहते हैं। तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको याद रखना, निकट दृष्टि दोष करते हैं। इसका निवारण क्या? अवतल लेंस का उपयोग। क्या होता है? अवतल लेंस का जो है उपयोग होता है। अब ये देखो, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंग, ये दोनों पूछा जाता है एग्जाम्पल में। तो माध्यम के कणों का कंपन के तरंग संचरण की दिशा में समांतर हो, समांतर होगा तो अनुदैर्घ्य, और ठीक है, और ये लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ होगा। समांतर जैसे ये होता है, ये देखो इसके समांतर है। ठीक है, समांतर लाइन छोटी भी हो सकती है लेकिन समांतर है। और लंबवत क्या होती है? ये देखो, इसको क्या करते हैं? लंबवत, परपेंडिकुलर है कि नहीं। और ये क्या होते हैं? पैरेलल लाइन होती है। देखो ये समांतर है। तो समांतर जो भी लाइन होंगी वो अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी। यहाँ पे लिखा है माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समांतर है तो क्या होंगी? उदाहरण में जैसे ध्वनि तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, ये कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होंगी? माध्यम के कणों के सघन का करण के कारण संचरण की दिशा के लंबवत हो। संचरण जिस डायरेक्शन में संचरण हो उसके लंबवत हो। ठीक है, अगर संचरण इधर चल रही तो ये जो है कंपन इधर तरंग की गति हो तो ये इसके लंबवत है। जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंग, पानी में उत्पन्न तरंग, ये सारे क्या होते हैं? अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं। अब तरंग की चाल जो होता है हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखो v = n लैम्डा से, किससे? v = n लैम्डा से निकालते हैं। यहाँ से अगर देखो, और n बराबर होता है 1/t। आप लोगों ने पढ़ा होगा आवृत्ति जब निकालते थे तो n = 1/t भी होता है आवर्तकाल में। देखो तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 1/t रख दिया तो v बराबर क्या हो जाएगा? λ/t भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? λ/t। तो ये आपको कन्वर्जन भी जो है थोड़ा सा याद रखना है। n क्या होता है? तरंग की आवृत्ति होती है। t क्या होता है? तरंग का आवर्तकाल होता है। t क्या होता है? तरंग का आवर्तकाल होता है। अब ध्वनि देखिए, ध्वनि क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ध्वनि पहले कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है कि जो ध्वनि तरंग कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, क्योंकि ये जो क्या होती है? जो माध्यम में कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के क्या होती है? समांतर होती है। इस वजह से जो ध्वनि क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? कहीं पे आपको 330 मीटर पर सेकंड दिखेगा, कहीं पर 332 भी दिख जाता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा नहीं। 330 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर नहीं तो है। ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड होता है। यूनिट जो भी होती है, अगर वेग की बात उसकी बात करोगे स्पीड की, तो मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक है, तो याद रखें ध्वनि की जो चाल होती है 330 मीटर पर सेकंड होती है। और देखो, आर्द्रता बढ़ने पर गति बढ़ती है। इसका मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक की बात करोगे डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनुष्य जो है कितनी ध्वनियाँ सुन सकता है। ठीक है, कितना से लेके कितने के बीच में?
ठोस में अधिकतम गति होती है। देखते हो ना, ठोस में एक बार टन से मारो तो पूरा दूर तक आवाज करता है। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को क्या होती है, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या माध्यम होता है, तो मैं बता देता हूँ कि ध्वनि में जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो यहाँ पे ध्वनि तरंग की जो है आवृत्ति परिसर, देखो तुम लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। अवश्रव्य तरंगे क्या होती है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति का परिसर ये अवश्रव्य तरंगे होती है। आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम वाली की तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंगे। और श्रव्य तरंगे कौन सी होती है, जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, वो श्रव्य तरंगे होती हैं, ठीक है। और प्राश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उनको हम लोग प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन अवश्रव्य तरंगे है, कौन श्रव्य तरंगे है, कौन प्राश्रव्य तरंगे है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से कम जो है, जैसे कुत्ते बिल्ली जानवर ये होते हैं ना, ये सब सुन लेते हैं पहले से, तभी इनको आभास हो जाता है कि कोई भी चीज़ जैसे भूकंप आने वाली हो या कोई भी कुछ भी परिवर्तन होता है तो इन लोगों को पहले पता चल जाता है। अब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य को जो है सुनाई देता है। और इससे ऊपर तो आप देख, प्राश्रव्य तरंगे किसको उत्पन्न की जाती है, जैसे चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन आदि के द्वारा, ठीक है। अब विद्युत धारा की बात करें, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ देखो मात्रक जो लिखा है, इसका क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होता है आवेश प्रवाह की दर को Q बराबर क्या होता है, I/T होता है, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालो, I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कूलाम पर सेकंड हो जाता है। अब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर में किया गया कार्य बटे आवेश प्रवाहित आवेश, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। आवेश प्रवाह की यहाँ किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो याद रखना V बराबर W/Q होता है, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या होते हैं, ओम के नियम, प्रतिरोध पढ़े हो ना, V बराबर क्या होता है, I/R होता है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है। अब V क्या होता है, विभवांतर होता है, I क्या होता है, विद्युत धारा होता है। अब देखो विद्युत शक्ति है तो इसमें अगर बात करोगे तो P बराबर क्या होता है, VI होता है, ठीक है। P बराबर VI, यहाँ देखो लिखा है ना विद्युत शक्ति P बराबर VI, विद्युत धारा, और ये क्या है, विभवांतर है। इसमें कैसे संबंध होता है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी अब यहाँ से देखो यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे आपके घरों में जो बिजली आती है, अगर आपको यूनिट निकालना है कि कितनी यूनिट चली है, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, वोल्ट, एम्पियर और घंटे बटे 1000। इस पे आपके कई सवाल बनते हैं, जैसे आप लोग क्लास 10th में या 9th में पढ़े होंगे, तो आपसे बहुत सारे इससे सवाल जो है निकलवाए जाते हैं। तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटे 1000। तो इसका फॉर्मूला क्या, जो वाट इंटू घंटे बटे 1000, ठीक है। यूनिटों की संख्या आप निकाल सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ जो होते हैं ट्रांसफार्मर, देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अफचाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। मतलब क्या होता है ट्रांसफार्मर का क्या काम क्या होता है, देखो जहाँ कम बिजली है उससे अधिक कर सकती है, अधिक बिजली को कम कर सकती है। निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव में प्रत्यावर्ती धारा में बदलना, ये किसका काम है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम होता है, ठीक है। जो निम्न विभव में प्रत्यावर्ती धारा उच्च विभव में प्रत्यावर्ती धारा में बदलना जो है, इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई क्या होता है, उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की परिवर्ती धारा में बदलना, ही क्या होता है, अपचाई जो है ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों की पूरी फिजिक्स जो है ये समाप्त हो गई, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग जो है रसायन विज्ञान का 1 शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं। उसके बाद से जो है आप लोग का डिमांड रहा है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो भी मैं करा दूंगा। तो इस वीडियो में बस फिजिक्स के ही मैंने रखे थे सारे क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा था। 1 शॉट में जो है आप लोग को रिवीजन भी हो चुका है, और इसके क्वेश्चन भी है मैं जो आपको करा दूंगा। ये देखिए कल मैं जो है सोच रहा हूँ आपके लिए केमिस्ट्री के लिए जितनी भी है ये आपको करा दूं। उसके बाद से जो है मेरे पास और जो बचा है बायो का, ठीक है। तो बायो से जो है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। ये बायो से रिलेटेड जितने भी उसके शाखाएँ उपशाखाएँ हैं, विषाणु से होने वाले रोग क्या क्या हैं, ये सब जो है मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा। तो 1 शॉट वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इससे आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर और भी चाहते हो हिस्ट्री पॉलिटी का 1 शॉट, ये देखो फ्लो चार्ट में काफ़ी अच्छा बताया हुआ था, ठीक है। और इस तरह से नोट्स जो है आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नीचे थोड़ा क्वेश्चन भी अगर दिया हो तो उसको भी हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है जीके और जीएस की अगर आपके
जो 40 मार्क्स के आ रहे हैं उसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो बता सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो प्राचीन इतिहास को किस तरीके से फ्लो चार्ट में जो है ये डिज़ाइन किया गया है। तो बुक जो है काफ़ी अच्छा है, अगर आपको बताइएगा। अगर इससे अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो और भी मैं करा दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे गाइज। कैसा रहा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल। रुक जा बे।